सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बढ़ते पारे से गहराया सूखे का संकट, राज्यसभा में आज होगी चर्चा। 3 महीनों में 116 किसान खुदकुशी को हुए मजबूर। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। संसद में बहस की मांग पर कायम कांग्रेस, सरकार का इनकार। आईआईटी में संस्कृत पढ़ाने की चौतरफा विरोध, कांग्रेस सीपीएम ने कहा खास भाषा के लिए दबाव बनाना गलत। मानव संसाधन मंत्रालय ने आईआईटी से संस्कृत पढ़ाने का किया है अनुरोध। फिल्म सर्टिफिकेशन पर श्याम बेनेगल समिति ने सौंपी रिपोर्ट, कहा सेंसर बोर्ड नहीं चलाए मनमानी कैंची। फिल्मों के वर्गीकरण के लिए नई श्रेणियों की सिफारिश। और अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए भारत की क्षेत्रीय मदद बढ़ाने की अपील। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में 40 देशों ने सहयोग जारी रखने का दिया भरोसा। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सूखे और जल संकट से जुड़ी खबरों के साथ। दस राज्यों में सूखा और जल संकट के मुद्दे पर आज राज्यसभा में उठेगा। अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत बीजेडी सांसद एयू सिंहदेव करेंगे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत कांग्रेस, जेडीयू, बीएसपी और बीजेडी समेत कई दलों के सांसद चर्चा में हिस्सा लेंगे। सदस्य देश में सूखे और लू की वजह से जल संकट और इससे पैदा गंभीर हालात पर विचार रखेंगे। साथ ही इस बारे में सरकार की तरफ से उठाए गए उपायों और कदमों पर भी चर्चा होगी। राज्यसभा में कांग्रेस, जेडीयू, बीएसपी, बीजेडी समेत कई दलों के सांसदों ने सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था, जिसे नियम 177 के तहत स्वीकार कर लिया गया। सरकार ने माना है कि इस साल पिछले 3 महीनों में 116 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में दर्ज किए गए, जबकि पंजाब और तेलंगाना दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। मंगलवार को एक प्रश्न के लिखित जवाब में सरकार ने लोकसभा को ये जानकारी दी। सरकार ने सदन को यह भी बताया कि इस साल 10 राज्यों को सूखे से राहत देने के लिए 12,773 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों को इस मुश्किल से उबारने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। देश के 11 राज्यों में सूखे के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में स्वराज अभियान की तरफ से याचिका दायर की गई थी। इसके जवाब में केंद्र ने कोर्ट के सामने सूखे से जुड़े आंकड़े पेश किए थे, जिसमें 10 राज्यों के 256 जिलों में करीब 33 करोड़ लोगों के सूखे से प्रभावित बताया गया है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान स्वराज अभियान संगठन ने सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा कि असल में देश में सूखे से प्रभावित लोगों की संख्या इससे कई ज्यादा है। संगठन के वकील प्रशांत भूषण ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि सरकार लोगों को मनरेगा के तहत 50 दिनों का रोजगार भी मुहैया नहीं करा पा रही है। तालों से घिरा दतिया भीषण सूखे की भारी मार झेल रहा है। ग्रामीण इलाकों में कुएं सूख गए हैं और हैंडपंप ने काम करना बंद कर दिया है। फसलें मुरझा चुकी हैं। सूखा राहत में भारी भेदभाव हो रहा है। दतिया वैसे तो ग्वालियर मंडल का हिस्सा है, लेकिन ये बुंदेलखंड में पड़ता है। राज्यसभा टीवी की खास रिपोर्ट। सूखे कुएं, सूखे हैंडपंप, सूखे बोरवेल और पानी की तलाश में दर बदर भटकते लोग। बुंदेलखंड के अगोरा गांव के निवासियों का दिन अब यूं ही पानी की तलाश में निकलता है। 1200 की आबादी वाला अगोरा गांव कभी परमार शासकों का ठिकाना था, लेकिन आज यहां सूखे का साम्राज्य है। 1100 एकड़ में बना वीर सागर तालाब भी सूख चुका है।
हाँ, बहुत दूर से पानी भरने आना पड़ता है, पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है इसके लिए। इतने आधा किलोमीटर से हम पानी भरने आता, कभी कभी नल भी खराब हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत है। पानी के लिए भी थोड़ा थोड़ा पीने के लिए मिलता है। गांव 2 साल से सूखे की चपेट में है। यही हालत पड़ोस के दुर्गापुर, भागौर, बाजनी और निचरौली का भी है। मुसीबत झेल रहे अगोरा और इन गांवों को अब तक सूखाग्रस्त नहीं घोषित किया गया है, जिसे लेकर लोगों में रोष है। शायद खेती के लिए भी पानी कम है, पीने के लिए भी पानी कम है, कुएं सूख चुके हैं, हैंडपंप भी सूख चुके हैं। पानी जाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, 1-1 घंटा लाइन में खड़े हो, जबकि कहीं जाके 2 डब्बा पानी मिलता है, मतलब 30 लीटर पानी। और 30 लीटर पानी में किसी भी परिवार का गुजारा नहीं हो सकता सर। बीते 2 साल से लगातार सूखे ने किसानों की कमर तोड़ दी है, लेकिन किसानों की सुनने वाला कोई नहीं। तालाब में पानी रहता था, अब 2 साल से सूखा पड़ने होते हुए कुआं भी सूख गए, तालाब भी सूख चुका है और पानी की परेशानी बहुत है। कुछ सरकार की ओर से कुछ नहीं मिला। दतिया के 668 में से तकरीबन 100 गांव बेहद दयनीय स्थिति में हैं। गांव को सूखाग्रस्त घोषित करने पर राजनीति भी जारी है। खुद सत्तारूढ़ बीजेपी के विधायकों ने भेदभाव का आरोप कई मंचों पर लगाया। मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा, लेकिन तस्वीर फिर भी नहीं बदली। दतिया जिले के तमाम गांवों में जल स्रोत सूख गए हैं। लोग पहले से ही सूखे से परेशान हैं और अब बूंद बूंद पानी को मोहताज। लेकिन प्रशासन की ओर से सूखा राहत के लिए जो सूची बनाई गई है, उन सूची में वो तमाम गांव शामिल नहीं हैं जो बूंद बूंद पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। कैमरामैन जुनेद के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दतिया। देश के अलग अलग भागों में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। ओडिशा में गर्मी और लू का कहर जारी है और कल भी 8 जगहों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। विशेष आयुक्त कार्यालय के मुताबिक लू से करीब 99 लोगों की मौत की खबर है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में भी गर्मी का प्रकोप रहा और लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में भीषण गर्मी और लू को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 5 मई से सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। शेखपुरा जिले में लू लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बक्सर जिले में ब्रह्मपुर में आग लगने की घटना में 100 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। संसद से जुड़ी कुछ और अहम खबरें। बीजेपी ने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। पार्टी के सभी सांसदों को शुक्रवार तक संसद में मौजूद रहने को कहा गया है। सरकार इस हफ्ते कुछ अहम विधेयक सदन में लाना चाहती है। इसे देखते हुए पार्टी ने व्हिप जारी किया है। मंगलवार को बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई। इसके बाद पार्टी ने राज्यसभा और लोकसभा के सभी सांसदों से शुक्रवार तक मौजूद रहने का व्हिप जारी किया। माना जा रहा है कि सरकार इस दौरान लंबित पड़े तमाम विधेयकों को पारित कराने की कोशिश करेगी। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन हटाने से संबंधित नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 22 अप्रैल को शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के फैसले पर आज तक के लिए अंतरिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी 26 अप्रैल तक देने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका देते हुए राष्ट्रपति शासन हटा दिया था और विधानसभा में 29 अप्रैल को शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया था। इस फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। राज्यसभा में मंगलवार को भी उत्तराखंड के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने सदन में उत्तराखंड का मुद्दा उठाया और चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई में कई बार अवरोध आया। दूसरे दिन भी राज्यसभा में कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का मुद्दा उठाया। 267 does not have any condition. 167 has the condition on sub judice, and 176 short duration discussion also does not have any condition. So this House has every right to discuss and to pass a resolution under 267. मेरा ये मानना है कि आप इस पे सदन की राय ले लें, जो प्रस्ताव हमने दिया है, क्योंकि 267 में नियम है कि आप सदन की राय ले लें। अगर सदन सहमत है तो
तो इस पे अभी से बहस शुरू हो जाएगी। सत्ता पक्ष के दबाव में बहस नहीं हो सकती। जिस मकसद से इसकी व्यवस्था की गई है, तो उस मकसद से इसका कम इस्तेमाल किया गया, इसका राजनीतिकरण ज्यादा कर दिया गया है। हालांकि सरकार ने इस मांग को खारिज कर दिया। If there is a discussion, we will certainly participate in, but the discussion will take place. The discussion will take place when the proclamation is before the House. The discussion will be on the proclamation. There is no procedure for having a pre-proclamation discussion under Article 356. बार-बार गतिरोध के चलते कार्रवाई कई बार रोकनी पड़ी और प्रश्नकाल भी बाधित हुआ। House is adjourned till 2 p.m. भोजनावकाश के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सांसदों ने नेता सदन के उत्तराखंड के बयान पर विरोध जताया। उत्तराखंड के स्पीकर के बारे में कहते हैं कि उन्होंने माइनॉरिटी गवर्नमेंट को मेजॉरिटी गवर्नमेंट करार दिया। नेता सदन अरुण जेटली ने कहा कि उनका बयान विधानसभा की कार्यवाही से पैदा हुए संवैधानिक संकट को लेकर था, न कि स्पीकर को लेकर। The simple question is, if the proceedings inside a house give a ground that there is a breakdown of a constitutional machinery, the case of the government is that the appropriation bill had been defeated in the assembly. हालांकि विपक्षी सांसद नेता सदन के बयान से संतुष्ट नहीं हुए और संसद में गतिरोध जारी रहा। बार-बार अवरोध की वजह से आखिरकार सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। आईआईटी में संस्कृत पढ़ाए जाने की केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुरोध का विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है। कांग्रेस, वाम दलों और आम आदमी पार्टी का कहना है कि आईआईटी छात्रों पर संस्कृत की पढ़ाई थोपी नहीं जानी चाहिए, जबकि बीजेपी की दलील है कि विज्ञान और तकनीक के लिए संस्कृत सबसे उपयुक्त भाषा है। आईआईटी में संस्कृत पढ़ाने की केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के अनुरोध पर विपक्षी पार्टियों ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस का कहना है कि दबाव डालकर संस्कृत पढ़ाना उचित नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी की दलील है कि संस्कृत स्कूलों में पढ़ा जा सकता है, लेकिन आईआईटी में संस्कृत की पढ़ाई समझ से परे है। भारतीय जनता पार्टी का देश नहीं है, ये देश हम सब का देश है। कौन क्या पढ़ना चाहता है, क्या आवश्यक है, मैं नहीं समझता कि आईटीआई पढ़ने वाले किसी इंजीनियर को अपने प्रोफेशन में संस्कृत की जरूरत पड़ेगी। आईआईटी में जहां देश और दुनिया नई कंप्यूटर लैंग्वेजेस सीखने जाती है, नए टेक्नोलॉजी पे बात करने जाती है, हम वहां संस्कृत पढ़ा के क्या हासिल करना चाहते हैं? वाम दलों ने भी सरकार के इस कदम को शिक्षा व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश करार दिया है। आईआईटीओ में अब ये आदेश दिया जा रहा है कि संस्कृत पढ़ो। संस्कृत अगर पढ़ना चाहते तो बेशक पढ़े लोग, हाँ, लेकिन ये आदेश देके इस तरीके की बातें जो करी, ये पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था का को बिगाड़ना, तोड़ मरोड़ना और हिंदू राष्ट्र के हक में उसको जो है परिवर्तन करना, ये है पूरी साजिश। जबकि बीजेपी कह रही है कि कुछ आईआईटी में संस्कृत पहले से पढ़ाई जा रही है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ये सबसे उपयुक्त भाषा है। कई आईआईटीज में पहले से ही ये प्रबंध है, वो कर रहे हैं काम, और शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि संस्कृत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सबसे उपयुक्त भाषा है। 25 अप्रैल को लोकसभा में दिए एक लिखित जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि आईआईटी से अनुरोध किया गया है कि संस्कृत साहित्य में मौजूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिए छात्रों को संस्कृत भाषा भी पढ़ाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जेएनयू छात्र संघ ने जांच समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। जांच समिति के आदेश को वापस लेने के लिए छात्र संघ ने आज से भूख हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इससे पहले कल राज्यसभा में वाम दलों ने जांच समिति के फैसले को बदले की कार्रवाई बताया। जेएनयू छात्र संघ ने छात्रों पर कार्रवाई का विरोध किया है। छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने मंगलवार को कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक 9 फरवरी को नारे लगाने वाले लोग बाहर के थे। उन्होंने सवाल किया कि नारे बाहर वालों ने लगाए तो छात्रों पर कार्रवाई क्यों हुई? अगर अनुशासनहीनता स्टूडेंट्स के द्वारा की गई तो फिर स्टूडेंट्स के ऊपर सेडिशन का चार्ज क्यों लगाया गया? जब मामला सब जुडिस है, जब न्यायालय के अधीन है, 9 फरवरी के ऊपर पुलिस अपना जांच कर रही है, तो यह जो इंक्वायरी कमेटी के द्वारा जांच की गई है उसके बीच में इतना कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? वहीं राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा
सीपीएम के तपन कुमार सेन ने कहा कि विश्वविद्यालय की यह कार्रवाई अहंकारपूर्ण और अलोकतांत्रिक है। सीपीआई सांसद डी राजा ने गलत सबूतों के आधार पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया। What is happening in Jawaharlal Nehru University is very serious. This parliament, this house cannot be a mute spectator when such things are happening in JNU under our very nose. जेएनयू प्रशासन ने सोमवार को छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। उमर खालिद को 1 सेमेस्टर और अनिर्बान भट्टाचार्य को 15 जुलाई तक निष्कासित किया गया है। अनिर्बान पर 5 साल तक किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने पर रोक लगी है। इसके अलावा दूसरे छात्रों पर भी कार्रवाई की गई। रविंद्र सिंह चौरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तकरार बढ़ गई है। बीजेपी ने पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी से उन नेताओं और अधिकारियों के नाम बताने को कहा जिन्हें घूस की रकम मिली। वहीं एंटनी ने दावा किया कि यूपीए सरकार ने ही इस मामले में तेज कार्रवाई की। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी का नाम काली सूची से निकालने पर एनडीए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। अगस्ता वेस्टलैंड से रद्द हुआ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा फिर सुर्खियों में है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को इटली की अदालत के फैसले का हवाला देकर दावा किया कि घूस की रकम देश के कई नेताओं तक पहुंची। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। ए के एंथोनी जो उस समय कांग्रेस के रक्षा मंत्री थे, उनसे एक सवाल किया है कि आपने मार्च 2013 में पब्लिकली कहा था, संभवतः 25 मार्च को, कि हाँ इस मामले में घूस दी गई है और भ्रष्टाचार हुआ है। तो आज जब भ्रष्टाचार साबित हो गया ट्रायल के द्वारा, जहां इटली में कंपनी थी, तो क्या आपकी पार्टी के कोई नेता इसमें इन्वॉल्व है? हालांकि ए के एंटनी ने बीजेपी के सभी आरोप खारिज किए। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने दोषी कंपनी को काली सूची में डाला और सीबीआई जांच शुरू की। We only fought the case in Milan court in Italy. We won the case. We got all the money by winning the case through bank guarantee. The helicopters are with us. So now the present government must speed up the CBI inquiry. साल 2010 में इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से 3600 करोड़ रुपए में 12 हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा हुआ था। भ्रष्टाचार की बात सामने आने पर यूपीए सरकार ने इसे रद्द कर दिया था और सौदे के एवज में दी गई रकम का बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। श्याम बेनेगल समिति का मानना है कि सेंसर बोर्ड को किसी भी फिल्म पर मनमाने तरीके से कैंची नहीं चलानी चाहिए। बेनेगल ने कहा है कि बोर्ड का काम फिल्म को सर्टिफिकेट देने का होना चाहिए। फिल्म पर कैंची चलाने से बेहतर है कि उसे अलग दर्ज का सर्टिफिकेट दिया जाए। इससे फिल्मकार की रचनात्मकता भी बनी रहेगी और बोर्ड अपना काम भी कर सकेगा। बेनेगल कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई रिपोर्ट में समिति ने साफ कहा है कि फिल्म को यूए और ए सर्टिफिकेट के मौजूदा खांचे के अलावा 1-2 दर्जे और बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन फिल्मकार की रचनात्मकता पर कैंची चलाना उचित नहीं है। एडल्ट श्रेणी की फिल्मों को और सख्ती का सर्टिफिकेट यानी एडल्ट विद कॉशन का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। We have UA and we have A. So we are suggesting that we should have U and 2 categories of UA, 1 plus 12 years of age and 1 plus 15 years of age, and 2 categories also an adult. One is normal adult and one is adult with caution, which means that if, for instance, there's an excess, say, related to either, particularly related, let us say, to explicit sex or something like that. विशाखापट्टनम स्थित बायोमैक्स फ्यूल लिमिटेड के भीषण आग लगने की खबर है। देर रात बायोडीजल बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बायोमैक्स के कंटेनर कंपाउंड में अचानक आग लग गई। आग बुझाने के लिए 40 दमकल लगाए गए। भारतीय नौसेना की 8 दमकल यूनिट आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। बायोमैक्स फ्यूल के 18 में से 12 कंटेनर आग की चपेट में हैं। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। 8 fire extinguishers we sent and we already launched an aircraft in the air and it has assessed the extent of fire. We use the camera available on board and presently the fire has been contained to the first 12 containers. ट्राई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कॉल ड्रॉप पर पेनल्टी हटाने के निर्देश पर उस शर्त पर विचार करेगी जब टेलीकॉम कंपनियां इस बात के लिए तैयार हों कि वो कॉल ड्रॉप के बदले फ्री कॉल मुहैया कराएंगी। कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कंपनियां कॉल
कटेंगे तो मुफ्त कॉल मिलेगा कि स्कीम लाएं, तभी इस बारे में विचार किया जाएगा। पीएफ में ब्याज कटौती के खिलाफ देश की कई बड़ी ट्रेड यूनियनों ने शुक्रवार को आंदोलन करने का ऐलान किया है। ईपीएफ पर ब्याज 8.8% से घटाकर 8.7% किए जाने के विरोध में इंटक, एटक, C2 और AIUTUC समेत 10 ट्रेड यूनियन एक दिन का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगी। हालांकि संघ समर्थित भारतीय मजदूर संघ ने इस आंदोलन से दूर रहने का फैसला किया है। हालांकि बीएमएस ने ब्याज कटौती के खिलाफ वित्त मंत्रालय से अपना विरोध जताते हुए आज सभी ईपीएफ कार्यालयों पर प्रदर्शन करने की घोषणा की है। सरकार ने सोमवार को ईपीएफ ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया था। इससे पहले ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय सीबीटी की फरवरी 2016 में हुई बैठक में 2015-16 के लिए अंशधारकों को 8.8% की अंतरिम दर से ब्याज दिए जाने का प्रस्ताव किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कल विजय माल्या को आदेश दिया है कि वो देश और विदेश में खुद और परिवार की संपत्ति का ब्यौरा एक बंद लिफाफे में बैंक को दें। साथ ही कोर्ट ने माल्या के वकील की उस दलील को खारिज कर दिया कि माल्या की पत्नी और बच्चों की संपत्तियों के बारे में बैंकों को नहीं बताया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि डीआरटी में वसूली से जुड़ी बैंकों की अर्जी पर 2 महीने के भीतर फैसला किया जाए। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि माल्या न्याय से भागने वाला भगोड़ा है। वो उस राशि का खुलासा नहीं करना चाहते जो उनकी तरफ से जमा करने की उम्मीद है। भारत ने पाकिस्तान से आतंकवादी हरकतों को नकारने की बजाय इस पर कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में विदेश सचिव एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी से मुलाकात में पठानकोट और 26/11 मुंबई हमले की तेजी से जांच पर बात की। दोनों विदेश सचिव एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे और आगे आने वाले दिनों में औपचारिक रूप से समग्र वार्ता शुरू करने के लिए माहौल बनाएंगे। लंबे अंतराल के बाद भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की मुलाकात हुई तो आतंकवाद से लेकर आपसी सहयोग पर बातें हुई। करीब 1.5 घंटे की बातचीत में विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद से द्विपक्षीय रिश्तों पर असर पड़ रहा है, लिहाजा पाकिस्तान को पठानकोट और 26/11 हमले के दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। India's Foreign Secretary emphasized the need for early and visible progress on the Pathankot terrorist attack investigation as well as the Mumbai case trial in Pakistan. He also brought up the listing of Jaish-e-Mohammed leader Masood Azhar in the UN 1267 Sanctions Committee. पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी ने मसूद अजहर को मदद देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मुद्दा सबसे अहम है और इसका हल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने बलूचिस्तान में अशांति फैलाने का भी आरोप लगाया, लेकिन भारत ने इससे इनकार किया। Terrorist groups based in Pakistan targeting India must not be allowed to operate with impunity. We pressed for immediate consular access to Kulbhushan Jadhav, the former naval officer abducted and taken to Pakistan. उधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार की ढुलमुल नीति की वजह से पाकिस्तान हर बैठक में हावी हो रहा है। कांग्रेस ने सरकार को चुनावी वादों की भी याद दिलाई। बीजेपी को वोट दे दो और हम उनके सामने आंख उठा के बात करेंगे, आंख झुका के बात नहीं करेंगे। चीन के सामने लाल आंख करके बात करेंगे, लेकिन आज लाल आंख क्या, अब सफेद आंख भी बहुत नहीं, अब आंखें उनकी झुकी रहती हैं, चीन के सामने भी और पाकिस्तान के सामने भी। पठानकोट आतंकी हमले की जांच पर भी दोनों अधिकारियों में बात हुई। भारत ने एनआईए टीम के पाकिस्तान जाने की बात उठाई, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ठोस आश्वासन नहीं मिला। पाकिस्तान की तरफ से भारत को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है जिससे लगे कि उसके रुख में आतंकवाद को लेकर कोई परिवर्तन हुआ है। अब भारत को तय करना है कि वह पाकिस्तान के साथ आगे आने वाले दिनों में किस स्तर पर और कब बातचीत करे। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। दिल्ली में मंगलवार को आयोजित छठे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारत ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाए जाने की जरूरत है। अफगानिस्तान में राजनीतिक स्थिरता और शांति कायम करने की कोशिशों के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में पाकिस्तान, चीन, रूस, ईरान और सऊदी अरब समेत करीब 40 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इन सभी देशों ने अफगानिस्तान में राजनीतिक, रक्षा और आर्थिक सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई। अफगानिस्तान की सह मेजबानी में आयोजित इस बैठक में भारत की तरफ से विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह और विदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशंकर शामिल हुए।
उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कल दिल्ली में फिक्र किताब का विमोचन किया। इसमें इस्लामी परंपराओं और इतिहास को चित्र और ग्राफिक्स के जरिए समझाया गया है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस किताब से इस्लाम के बारे में पूर्वाग्रह को दूर करने में मदद मिलेगी। शौकत हिंद एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन और पूर्व राज्यसभा सदस्य मौलाना महमूद मदनी इसके लेखक हैं। इस मौके पर पूर्व राजनयिक समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। The book is an effort to remove the popular and prejudiced impressions about Islam as a faith and Muslims as a people. The National Institute of Faith Leadership has undertaken to reiterate traditional values which are of contemporary relevance and reposition them in a secular, plural and national context. कहते हैं कुछ कलाकारों के आगे उम्र भी कभी आड़े नहीं आती। ज़ोहरा सहगल ऐसी ही अभिनेत्री थी जिन्होंने लंबे समय तक फिल्मों और रंगमंच में अपनी बेमिसाल अदाकारी से सभी के दिलों पर राज किया। आज इस महान अदाकारा की जयंती है। आइए याद करते हैं ज़ोहरा सहगल को। ज़ोहरा सहगल, कहते हैं उनके चेहरे की झुर्रियों में भी बचपन झलकता था। शर्माए का है, घबराए का है, सुन मेरे राजा, ओ राजा आजा आजा आजा, शर्माए का है। उनकी हंसी, उनका चहक कर बात करना और किस्से कहानी सुनाने का अंदाज सब में एक जिंदा दिली थी। मेरी अखियन की। ज़ोहरा सहगल का हिंदी फिल्मों में अहम योगदान रहा। आवारा का ड्रीम सीक्वेंस डांस उन्होंने ही कोरियोग्राफ किया था। मुझे पता है। आपको पता है? वैसे तो मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है लड़की बड़ी सोनी है, खानदानी है, मुझे पसंद है। पर बीजी हमने तो विक्रम को लिखा। अरे तो तूने जबान थोड़ी दी थी उसे। अरे बात तो समझ, इसे किसी से प्यार हो गया है। 1999 में आई फिल्म हम दिल दे चुके सनम में चुलबुली दादी की भूमिका में उन्हें काफी पसंद किया गया। ना कच्ची उम्र है, पड़े ना उसका साया, पास न जाना, छू ना जाए, रोग लगेगा भारी। 1998 में उन्हें पद्मश्री सम्मान भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। बढ़ते पारे से गहराया सूखे का संकट, राज्यसभा में आज होगी चर्चा। 3 महीनों में 116 किसान खुदकुशी को हुए मजबूर। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। संसद में बहस की मांग पर कायम कांग्रेस, सरकार का इनकार। आईआईटी में संस्कृत पढ़ाने का चौतरफा विरोध। कांग्रेस, सीपीएम ने कहा खास भाषा के लिए दबाव बनाना गलत। मानव संसाधन मंत्रालय ने आईआईटी से संस्कृत पढ़ाने का किया है अनुरोध। फिल्म सर्टिफिकेशन पर श्याम बेनेगल समिति ने सौंपी रिपोर्ट। कहा सेंसर बोर्ड ना चलाए मनमानी कैची। फिल्मों के वर्गीकरण के लिए नई श्रेणियों की सिफारिश। अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए भारत की क्षेत्रीय मदद बढ़ाने की अपील। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में 40 देशों ने सहयोग जारी रखने का दिया भरोसा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।